नमस्कार। आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 भूगोल, जो NCERT पाठ्यक्रम से शुरू है। इसका भाग फर्स्ट, पहला लेसन, अध्याय 1, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम कि भूगोल क्या है। तो भूगोल, इसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफ्स, इन दो शब्दों से मिलकर बना ये है। देखो, जियो और ग्राफ्स से मिलकर ज्योग्राफी शब्द बना है। ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो ग्रीक भाषा की जियो और ग्राफ से ज्योग्राफी बना है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफ्स, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। इसका मतलब होता है, ग्राफ्स का मतलब है वर्णन करना। जियोग्राफी यानी जियोग्राफ्स यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी का वर्णन करता है। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करता है। अब इस भूगोल के अध्ययन का कोई उद्देश्य होगा। भूगोल क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं भूगोल का अध्ययन। तो भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को प्रभावित किया है। तो भूगोल के अध्ययन का क्या उद्देश्य है? भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को प्रभावित किया है। देखिए, भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी को मानव का घर मानते हुए उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव तथा पृथ्वी, देखो मानव तथा पृथ्वी दोनों को प्रभावित किया है। तो उन तत्वों का अध्ययन करते हैं हम भूगोल में जिन्होंने मानव तथा पृथ्वी दोनों को प्रभावित किया है। इसको आप परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हो कि भूगोल की क्या परिभाषा है। अब आगे बढ़े। भूगोल या ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल या ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस ये कौन था? ये यूनान के मिलेट शहर का निवासी था। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। इसने किताब लिखी थी जस्ट पीरियडस। तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? जस्ट पीरियडस। इस किताब में इन्होंने सबसे पहले भूगोल के सभी तत्वों को एक स्थान पर इकट्ठा करके भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया, या कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। क्रमबद्ध भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन जो ये ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द ये किसने दिया? ज्योग्राफी शब्द देने का काम किया इरेटास्थनीज ने।
ये भी यूनान का था, ये भी दूसरी सदी ईस्वी पूर्व है, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसने ये ज्योग्राफी शब्द दिया। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटास्थनीज ने। इन्होंने पुस्तक लिखी, इसी ज्योग्राफिया से ज्योग्राफी नाम फिर आया। पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिया। और इरेटास्थनीज सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापने का काम इरेटास्थनीज ने सबसे पहले किया। इन्होंने जो पृथ्वी की परिधि बताई थी वह थी 24,840 मील। तो इरेटास्थनीज ने अपने समय में, यानी ईसा पूर्व दूसरी सदी में, इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी की जो परिधि है वो 24,840 मील है, जो बाद में वास्तविक नापी गई 25,000। ये वास्तविक परिधि है, इससे थोड़ा ही कम है। तो लगभग इन्होंने पृथ्वी की परिधि को ज्ञात कर लिया था। इसी कारण से और ज्योग्राफी शब्द देने के कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसे भी भूगोल का पिता कहते हैं। ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं? इरेटास्थनीज को। अब आगे बढ़े। भूगोल के दो तरह के घटक हैं। भूगोल के घटक दो तरह के घटक होते हैं। एक तो भौतिक घटक, दूसरे भौतिक घटक और मानवीय घटक। अब भौतिक घटक में क्या क्या आते हैं? भौतिक घटक में पृथ्वी के ऊपर की जो स्थलाकृतियां हैं वो स्थलाकृतियां आती है। इनमें जलवायु है, तापमान, वायु, यानी जो कक्षा 11 में हमने जो घटक पढ़े थे, जो तत्व पढ़े थे, वो सभी भौतिक घटक में आते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। यहाँ देखो, भौतिक घटक में देखिए, भौतिक घटक में भू-आकृतियां, जलवायु, महासागर, नदी, वन, घास के मैदान, तापमान, वायुदाब, वनस्पति और जीव, ये सभी भौतिक घटक हैं। यानी भौतिक भूगोल कक्षा 11 में जो तत्व हमने पढ़े थे वो सभी किसमें आएंगे? भौतिक घटक में। अब मानवीय घटक, मानवीय घटक अर्थात जो सांस्कृतिक भू-आकृतियां मानव ने तैयार की, वो किसमें आएंगे? मानवीय घटक में आएंगे। मानव निर्मित आकृतियां हैं। देखिए, मानव निर्मित घटक यानी मानव निर्मित आकृतियां, रेल है, सड़क है, पुल है, हवाई अड्डे हैं, गांव, शहर, नहरें, बांध, खेत, फसलें आदि, ये सब मानवीय घटक है भूगोल के। ये सब भूगोल के मानवीय घटक। तो भौतिक घटकों का अध्ययन, इन भौतिक घटकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, इन घटकों का अध्ययन, भौतिक घटक यानी भू-आकृतियां, जलवायु, महासागर, नदी, वन, घास के मैदान, तापमान, वायुदाब, वनस्पति, जीव आदि लगाते, इनका अध्ययन जिनमें होता है उसको कहते हैं हम भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और ये मानवीय घटक, इन मानवीय घटकों का अध्ययन इसमें होता है, उसे कहते हैं हम मानव भूगोल। लेकिन ये सभी घटक, ये घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं। सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भू आकृतियां पहाड़, पर्वत, मैदान, तो मानव निर्मित आकृतियां हैं, इनका निर्माण समूह कहाँ होता है? मैदानों में, कुछ पहाड़ों में। इन्हीं स्थानों पर इन आकृतियों का निर्माण होगा, अलग से तो नहीं किया जा सकता। इसी तरह से
जैसे महासागर और नदी है, महासागर और नदी का अध्ययन तो हम किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल में। लेकिन वहीं अगर हम नहरें और बांधे हैं, नहरें और बांधों का अध्ययन करेंगे, किस नदी पर कौन सा बांध, कौन सी नहरें निकाली गई है, ये सब अध्ययन किसमें होगा, इनका अध्ययन मानवीय घटकों में होगा। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, नहर किस पे बनाई जाएगी, नदी पे बनाई जाएगी। इसी तरह से महासागर है, तो महासागर में क्या बनेगा, बंदरगाह है। बंदरगाह कहाँ होगा, महासागर के किनारे ही होगा। तो ये अध्ययन करेंगे, इन घटकों का अध्ययन इन्हीं घटकों के आधार पर या इनके साथ साथ ही किया जा सकता है। दोनों घटक आपस में जुड़े हुए हैं, मानवीय घटक और भौतिक घटक एक दूसरे से पूर्णतः अलग कभी नहीं है। तो दोनों घटक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह देखें वनस्पति है, वनस्पति का अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल में। लेकिन वही वनस्पति को हम अगर उगा लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, खेत और फिर फसलें। खेत और फसलों का अध्ययन जो होता है वो वनस्पति के आधार पर ही होगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भी एक दूसरे पर अन्योन्य रूप से जुड़ी हुई है। इन दोनों को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें हम आगे बढ़े, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल और जो मानव भूगोल है, इसमें किस किस का अध्ययन होगा, तो इसमें भौतिक तत्वों का अध्ययन होता है। भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन होता है। क्या कहेंगे, भौतिक भूगोल में इसमें भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। और मानव भूगोल इसमें किसका अध्ययन होता है, मानव भूगोल में, मानव भूगोल में मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। तो इसको देखो, भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक पर्यावरण जो मानव को प्रभावित कर रहा है उसका क्षेत्रीय संदर्भ में अध्ययन करना है, क्योंकि सभी जगह एक जैसा प्रभाव भौतिक पर्यावरण का मानवीय गतिविधियों पर नहीं पड़ता है। तो उसका क्षेत्रीय संदर्भ में अध्ययन होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है और मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है। मानव भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं और भौतिक भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं, ये हमने देख लिए मानव भूगोल की परिभाषा में। आगे का बिंदु है हमारा मानव भूगोल परिभाषा है, इधर देख लेते हैं। पहले तो मानव भूगोल ये दिया किसने, तो आधुनिक समय में मानव भूगोल का जो पिता या जनक कहें तो कहा जाता है रेटजेल को कहा जाता है। रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। ये जर्मनी के थे। इनकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं, इन्होंने क्या परिभाषा दी है। देखो, रेटजेल की जो परिभाषा है ये बताती है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेटजेल ने मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को बताया है कि हम मानव और ये जो धरातल ये पृथ्वी है इनके बीच का जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन। किसने बल दिया, इन्होंने संश्लेषण पर बल दिया है। छोटे छोटे संबंध जो पृथ्वी और मानव के बीच बनते हैं उन सबको एकाग्र करके अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल है। तो उन्होंने संश्लेषण पर बल दिया है। अब रेटजेल कौन थे, रेटजेल ने सबसे पहले या
कह सकते हैं आधुनिक मानव भूगोल के पिता रेटजेल कहलाते हैं। रेटजेल कहाँ के थे ये जर्मनी के थे। जर्मनी के रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे। ये पुस्तक है रेटजेल की पुस्तक। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की ये परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये प्रकृतिवादी थे। कहा जाता है प्रकृतिवादी, नियतिवादी या पर्यावरण निश्चयवादी, इसको कहा जाता है रेटजेल को। और ये सब सभी अवधारणाएं, एक अवधारणा ये किसने दी थी? निश्चयवाद, नियतिवाद या प्रकृतिवाद की अवधारणा रेटजेल ने प्रस्तुत की। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। रेटजेल, इनके बाद अगली परिभाषा पर जाते हैं हम। एलन सेम्पुल या कुमारी एलन सेम्पुल की, ये भी नियतिवादी प्रकृतिवादी थी। रेटजेल की शिष्या थी। इनकी जो परिभाषा है वो और ही ज्यादा नियतिवादी है, घोर नियतिवादी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और एलन सेम्पुल की परिभाषा देखें। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील यानी चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सेम्पुल की परिभाषा में गत्यात्मकता है, क्रियाशीलता यानी पृथ्वी कभी स्थिर नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। मानव भी हमेशा क्रियाशील है, चंचल है। और पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है वो भी निरंतर बदल रहे हैं, वो भी स्थिर नहीं है। तो परिवर्तनशील यानी इस परिभाषा में क्या है? गत्यात्मकता। इस परिभाषा में गत्यात्मकता है। अब एलन सेम्पुल कौन थी? ये रेटजेल की शिष्या और अमेरिकी नागरिक थी। एलन सेम्पुल रेटजेल की शिष्या अमेरिकी नागरिक थी। इसने अध्ययन जर्मनी में किया था फ्रेडरिक रेटजेल के शिष्या के रूप में। अब आगे विडाल डी ला ब्लास, ये फ्रांस के रहने वाले थे। विडाल डी ला ब्लास ये फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने जो नई अवधारणा दी थी वो थी संभववाद। ये संभववादी थे और इनके द्वारा दी गई परिभाषा भी हम देख लेते हैं। देखिए विडाल डी ला ब्लास की जो परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यानी मानव भूगोल क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है, ये भौतिक नियम और यहाँ रहने वाले न केवल मानव, सभी जीवों की बात की है। विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल में सभी जीवों की बात की है, न केवल मानव की, कि सभी जीवों तथा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है, उन नियमों के मध्य जो संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहा है। किसने कहा है? विडाल डी ला
ब्लास। विडाई डिला ब्लास ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे। और उन्होंने जो संकल्पना दी उसको कहते हैं संभववाद। उन्होंने संभववाद नामक एक नई संकल्पना दी जिसमें उन्होंने मानव को अधिक महत्व दिया। तो इस तरह से ये हमारी परिभाषाएं पूरी होती है। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। और आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। फिर इससे आगे मानव भूगोल की संकल्पना संभववाद, प्रकृतिवाद या नियतिवाद के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।